हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमारे साथ राजेंद्र सर भी जुड़े हैं, तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र सर से विशेष चर्चा हम करेंगे आज पूरा नियोजन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आज के अपडेट के बारे में हम आपको बता दें। जैसे में आज जो था वो टोटल नगर निकाय 1 to 5 में जो था 6/7/2021 को नगर निकाय में 1 to 5 के लिए जो रिक्ति था वो 782 था, जिसमें से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या जो थी वो थी आज 495। यानी टोटल देखा जाए तो 782 में से घटाएंगे 495, तो ये आपका 287 आता है जो रिक्त रह गए। यहाँ पे देखा जाए तो अवशेष रिक्त करके इन्होंने लिखा है 0, लेकिन हम आपको स्क्रॉल करते हुए इस पे चर्चा तो नहीं करेंगे, स्क्रॉल करते हुए दिखा देंगे और उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अब बात आगे बढ़ाते हैं और राजेंद्र सर से बातचीत करते हैं। राजेंद्र सर, सबसे पहले आज हम जानना चाहेंगे कि आज आप गए थे, बहुत सारी बातें बताई जा रही है कि मतलब ये सुविधाएं उपलब्ध है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आज हम आपके जुबानी जानना चाहते हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अभ्यर्थियों के हित में बहुत सारे आपने कार्य किए हैं, तो आज बताइए कि मतलब किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो भिन्न भिन्न नगर निकायों के अंतर्गत भिन्न भिन्न जिलों में और जो जिला मुख्यालय में जो भी काउंसलिंग हो रहा है, और उसमें से बहुत से हमारे अभ्यर्थी संपर्क में हैं, लगातार कॉल करते हैं। और मैं आज पटना के रघुनाथ उच्च विद्यालय कंकड़बाग में मैं खुद गया था वहाँ। और वहाँ पर चूंकि मैं बहुत चीजों को वॉच कर रहा था, बैठे हुए थे, मैंने क्लास में सभी लोगों की मैं बात सुन रहा था। काफी ये जो अभ्यर्थी हैं काफी थोड़ा सा आक्रोशित भी थे, उनका कुछ शिकायत भी है। शिकायत तो मैं पहले बाद में करूंगा, बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उन सभी अभ्यर्थियों को मैं शुभकामना देता हूं जिनका चयन पिछले 2 दिन 5 और 6 तारीख को जो नगर निकाय में हुआ। मैं उन सभी को पहले मैं अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद मैं उन अभ्यर्थियों को भी मैं बता रहा हूं जो काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि मेन मतलब क्या है इसमें कि जो अभ्यर्थी हैं उनको सीट वहां कम है, और सीट कम होने के कारण अभ्यर्थी की संख्या ज्यादा है, और उसमें जो हायर रैंकर है, जिनका हाई परसेंटेज है 80 से एबव है, उनका सिलेक्शन हो रहा है। और 80 से जो नीचे वाले हैं, जो भिन्न भिन्न कैटेगरी में, जैसे मान लें, जैसे आज हम रघुनाथ उच्च विद्यालय में जब गए वहां पर, तो वहां पर मैं बख्तियारपुर जो नगर परिषद का हो रहा था, वहीं पर मैं उसी रूम में मैं था, वहां पर बैठा हुआ। तो वहां पर मैंने देखा कि यूआरएफ का 3 सीट था, वहां पर वो जो हायर रैंकर 82.2 के लगभग में वहां पर सिलेक्ट हुई है। एक लड़की शायद आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश के भी लड़की आई थी, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। और ईबीसी में 74 पॉइंट कुछ था, उस पर ईबीसी गई है। एक लड़की थी जो बिहार की थी, और उसमें SC/ST का जो सीट था वो खाली चला गया। SC/ST का सीट में हुआ क्या था कि उसमें काफी वहाँ जो नियोजन इकाई के जो भी कर्मचारी हैं वो लगातार रूम में आकर के पूछ रहे थे। जो नीचे जो बरामदा में जो अभ्यर्थी खड़े थे, काफी भीड़ थी, वहां भी वो आकर के पूछ रहे थे कि SC/ST का अगर कोई कैंडिडेट है तो आप लोग हाथ उठाइए और उनका सिलेक्शन होगा। चूंकि उनका परसेंटेज बहुत लोअर भी होता तो उनका हो जाता, लेकिन हमें लगता है कि SC/ST का शायद नहीं मिल पाया कैंडिडेट। तो ऐसे भी 94,000 की जो बहाली है उसमें अगर आप देखा जाए तो SC और ST का सीट सबसे ज्यादा खाली रहता है, खाली रहेगा ही। वो हमेशा शुरू से 12 का भी, अगर 12 से लेकर अभी तक रिकॉर्ड देखेंगे तो SC/ST का सीट फुल होता ही नहीं है। तो ये चलिए वहां की स्थिति है। लेकिन मैं जब सारा काउंसलिंग हो जाने के बाद में जब नीचे उतर रहा था तो काफी अभ्यर्थियों ने मुझे घेर लिया और काफी सवाल जवाब होने लगा। खासतौर जो हमारी महिलाएं बहनें हैं उनके द्वारा काफी क्वेश्चन किए गए कि सर इस तरह का जो काउंसलिंग होगा तो उसमें काफी दिक्कतें हो रही है और हम लोगों को हो ही नहीं पाएगा, सीट भी काफी रिक्त रह जाएगा। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग के क्या कहना है, क्या चाहती है। तो उन लोगों का कहना ये है कि जैसे मान लीजिए पटना मुख्यालय में हो रहा है तो जो एक जगह ही किया जाए, माइक से उसका अनाउंसमेंट हो,
जैसे नगर परिषद है या जो भी है नगर पंचायत तो है। माइक से तो सर बताया जा रहा है कि माइक से, जैसे नोटिफिकेशन भी आउट हुआ था तो उसमें बताया गया था कि माइक से होगा। नहीं माइक नहीं, से, मैं बता रहा हूँ हाँ, माइक से अनाउंसमेंट वहां नहीं हो रहा था, क्योंकि हम वहां तो बख्तियारपुर के जो नगर परिषद का हुआ, मसौड़ी था, बाढ़ था, हाँ, जहाँ हाँ, सेंटर पर मैं गया था, वहां पर माइक से नहीं हो रहा था। वहां पर रूम बाय रूम में सबको बैठा दिया गया था, हाँ, और हाँ, वहां पर रूम में जा करके बोलते थे कि 1 से 25 तक कोई है तो इस रूम में आइए, वहां काउंसलिंग होगी, ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या होता था कि जिसे 1 से 25 गए हाँ, हैं तो गए, नहीं है तो आगे बढ़ जाता था। तो हाँ, हाँ, हमको लगता है कि 125 तक जाते जाते हाँ, जो सीट था, 10 सीट था, वो लगभग पूरा हो गया एससी एसटी को छोड़ करके, ठीक है। हाँ, हाँ, उसी हाँ, तरह से मसौड़ी वाला में उधर था, उस रूम में अलग रूम में था, तो उस रूम हाँ, में आप जा नहीं पाएंगे। जहां हाँ, बैठे हुए हैं वहीं पर आपको एक ही जगह आपको सुन पाएंगे। तो हाँ, उससे क्या हो रहा है कि अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही है। हाँ, खासतौर से अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर मान लीजिए कि पटना मुख्यालय में हो रहा है तो एक मुख्यालय का दूरी दूसरे मुख्यालय से काफी दूर है। अब हम्म, आप यहाँ पर मान लीजिए कि मेरा नहीं हुआ तो हम हम्म, दूसरे में भी जाकर के चांस देख सकते हैं। तो हम्म, उसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, हम भी इस बात को अनुभव किया कि हम्म, दिक्कत है। एक जगह अगर मान लीजिए कर दिया जाए हम्म, और वहां से माइक से ही बुलाया जाए, जिसे नाम पुकारा जाए कि बख्तियारपुर नगर परिषद 1 से 5 कैटेगरी फलाना, आप हम्म, लोग ध्यान से सुने, तो उस तरह के अभ्यर्थी समझेंगे और वहां पर अपना जाके हाथ उठा करके अपना करा सकते हैं जो भी। या उसका नियम होता है, काउंसलिंग का कुछ नियम होता है कि जितने स्टूडेंट आए और जितने कैटेगरीज में हैं, हम्म, बख्तियारपुर या मसौड़ी या बाढ़, तो वहां पर उसका हस्ताक्षर होता था पहले रजिस्टर पर, और हम्म, जो हस्ताक्षर करते थे उन्हीं का नाम पुकारा जाता था, ठीक है। ये सब हम्म, कुछ नियम था। तो आज हम तो देखा कि वहां पर माइक से अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था। हम्म, पहले हम लोग गए सुबह में तो सुविधा के लिए कि ये इस रूम में चले जाइए, उस रूम में चले जाइए, माइक से अनाउंसमेंट हुआ। हम्म, लेकिन बाद में जो है रूम बाय रूम जा करके और बोला जाता था कि 1 से 25 तक अगर है तो यहाँ जाए, या फिर 26 से लेकर 50 तक है तो यहाँ जाए। इस तरह के मैंने रूम बाय रूम करके बुलाया जा रहा था। उससे क्या हो रहा है कि काफी ये पता ही नहीं चल रहा कि कितने परसेंट वाला का हुआ, कितना परसेंट वाला का नहीं हुआ, कौन सा सीट खाली हो गया। अब तो वहां पर एससी एसटी का नीचे पुकार रहा था, तब हम लोग को मालूम हुआ कि एससी एसटी का जो है वो इस तरह का नहीं हो पाया, वो सीट खाली चला गया। तो हम्म, ये इसमें थोड़ा सा हम ये कहना चाहेंगे, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से भी मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि थोड़ा जो अभ्यर्थियों को जो दिक्कत हो रही है सर, इसको नोट आउट किया जाए और इसको संज्ञान में लिया जाए। क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि पहले की अपेक्षा यहाँ पर अभी जो भी काउंसलिंग हो रहा है उसमें कुछ पारदर्शिता चल रही है, पारदर्शिता है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। काफी अभ्यर्थी का ये मांग है कि सर ओपन काउंसलिंग से क्यों नहीं ओपन कैंप के माध्यम से कराया जाए। उससे क्या होगा कि एक जगह कैंप लगेगा, सभी लोग माइक से पुकारेंगे और उसमें निम्न मेगा अंक वाला का भी हो जाएगा। तो इस तरह का डिमांड हमारा जो अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी है, काफी हम लोगों पर प्रेशर इस बार हम लोग को आज मेरे ऊपर डाले हैं लोग कि नहीं आप सर इसको थोड़ा बात कीजिए और इस पर थोड़ा समाधान कीजिए। तो हम यही कहेंगे कि थोड़ा सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सीट जो खाली हो रहा है, जैसे अभी आपने बताया कितना सीट खाली हो गया, हम्म, तो कहीं न कहीं कुछ असुविधा है। अब एक आदमी का यहाँ नहीं हुआ तो दूसरा जगह, अब एक सेंटर आप बना दिए हम्म, रघुनाथ उच्च विद्यालय कंकड़बाग, एक बना दिए पटना हाई स्कूल, उससे दूरी करीब 7 किलोमीटर की दूरी है। फिर हम्म, वहां से हाई स्कूल से और शास्त्री नगर की दूरी 3 किलोमीटर है। तो इस तरह से दूरी बाई दूरी जो आपने बनाया है, एक जगह कहीं मुख्यालय शास्त्री नगर में, वहां पर बगल में केबी सहाय है और भी गर्ल्स स्कूल है, वहीं पर एक जगह कर देते ताकि इसमें से उसमें भी आदमी जा सकता है। और एक तो नियम बना दिया कि 11 बजे के बाद आप गेट के अंदर नहीं जाएंगे। तो भाई मान लेते हैं कि जहां पर अभ्यर्थी को नहीं हुआ, बहुत सा देखें कि आज संस्कृत का कल पद खाली रह गया। हम्म। तो इस तरह की समस्या आ रही है, इसको थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए मैंने और प्राथमिक ग्यारह शिक्षा बाद निदेशक महोदय को भी ध्यान देना चाहिए। 11 बजे के बाद आप अंदर नहीं जाएंगे? 11 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है। वो कहते हैं कि 11 बजे के बाद कोई नो एंट्री होगा। अब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी दूर से साढ़े 11 तक काउंसलिंग का टाइम दिया गया था, यानी 11 बजे तक। ये तो नोटिस में लिखा जाना चाहिए कि आधे घंटे पहले गेट वोट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये बिल्कुल, हालत पटना की है। हाँ हाँ बिल्कुल, राजधानी की मैं बात बता रहा हूँ। मैं किसी का सुना सुनाया बात नहीं, मैं खुद आज गया था, कल भी मैं गया था। बॉयज स्कूल है शास्त्री नगर में 10+2, वहां पर मैंने वॉच किया, सब कुछ देख रहा था मैं कैसे कैसे वहां पर हो देखिए रहा है। ये चीज तो जहां तक मुझे सुनने में आया, चाहे जहां तक मुझे पता है,
पता क्या है, सुनने में आया है कि ऐसा व्यवस्था ये मतलब आगे भी होने जा रहा है कि एक ही जगह बरसात में मौसम वगैरह को देखते हुए अच्छे तरीके से ऐसा व्यवस्था हो कि एक जगह काउंसलिंग हो रहा है कि दूसरे जगह भी अभ्यर्थी जा सके। ये पहले से भी चर्चा चल रहा था कि यहाँ भी सुन लिए, माइक का सुविधा ऐसा होना चाहिए कि यहाँ सुन लिए फिर वहां जाके भी हम देख सके। पंचायत का होगा ब्लॉक लेवल पे, तो इस तरह का होना चाहिए कि हाँ यहाँ भी सुन लिए वहां भी जाके सुन लिए, यहाँ हो रहा है कि मेरा कि वहां हो रहा है। अब ये गेट बंद हो जाएगा तो दूसरे जगह खुद ही बखूबी बच्चे नहीं जा सकते हैं। आज भी सर बहुत से अभ्यर्थी आए थे, जहां डेट सेट आए थे उनको गेट पर नहीं एंट्री किया जा रहा था, क्योंकि वहां पर खुद अभ्यर्थी हमारे पास कॉल कर रहे थे। तो उसके बाद फिर बहुत कहने पर गेट खोला गया। था बिल्कुल, वहां पर प्रेशर किया गया तो गेट खोला गया। कुछ महिलाएं 5-7 की संख्या में अंदर आई और अपना जगह पर मसौड़िया जो भी जहां जहां था अपना अपना जाकर के रूम में बैठ गए। तो मैं सर यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, ये शिकायत वगैरह तो होता रहेगा सर। जो अभ्यर्थी कल जाने वाले हैं उनके लिए टिप्स दीजिए, क्या क्या लेके जाएं, कैसे उनका हो सकता है काउंसलिंग, कैसे वो शिक्षक बन सकते हैं, इस पे भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए। विशेष उनके लिए कुछ बताइए, सबसे पहले क्या क्या लेके जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं जहां तक मेरी जानकारी है मैं ये बता दूं कि कहाँ कहाँ कल नहीं होने वाला है। जैसे आपको भोजपुर जिला का नहीं होने वाला 6 to 8 का, ठीक है। पटना जिला में भी नहीं होने वाला है। पटना जिला में कुछ है, जैसे दुल्हिन बाजार है, बिक्रम है, पीटा है, मनेर है, दानापुर है, फुलवारी है, धनरुआ है, और बाढ़ का नहीं हो रहा, बाढ़ का भी नहीं हो रहा। तो इतना ही हमको जानकारी मिली है कि इतना पटना जिला में 6 to 8 का प्रखंड का होगा, ठीक है। पहला बात। दूसरी बात है कि बगल में जहानाबाद में नहीं हो रहा है, अरवल में एक है करपी है उसका हो रहा है, जहानाबाद में भी नहीं हो रहा है, ये नालंदा में भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हमको लगता है मुजफ्फरपुर में भी नहीं हो रहा है, और भी बहुत से जिला है जहाँ पर नहीं हो रहा। पूरा लिस्ट तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वेबसाइट पर देख सकते हैं और उसको लिस्ट भी हो सकता है कि जारी हो, तो वो लिस्ट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद भी। देखिए अभ्यर्थियों को सिर्फ इतना ही हम कहेंगे कि आप सबसे पहले अपनी मेगा सूची पर थोड़ा सा मेहनत करें कि हम मेगा सूची में कहाँ पर हैं। अगर हमें लगता है कि मेगा सूची पर ऊपर में है, जहाँ पर हमारी संभावना बन रही है, देखिए घबराए नहीं। बहुत से अभ्यर्थी घबरा रहे हैं कि 200 के ऊपर है, काज नहीं मेरा नहीं हो। आज देखिए 163 जिनका क्रमांक था 163 उनका आज हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो वेट किया, वहाँ इंतजार किया। अब होता क्या है कि वहाँ पर मेरा इतना है, होगा कि नहीं होगा। और बहुत किस सब्जेक्ट में सर हुआ, किस सब्जेक्ट में हुआ है सर 163 1 to 5 में? हाँ, आज 1 to 5 करना था, आज 1 to 5 में हुआ है सम्मान ने। तो, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, अब 163 का भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि उसके पहले वाले नहीं आए होंगे। तो कहीं ना कहीं वो दूसरे जिला में होंगे, अपने जिला में होंगे। तो इस तरह से घबराए नहीं। सबसे पहले मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है कि हमें किस नियोजन इकाई में, किस जिला मुख्यालय में हम जाएं, ताकि कोई जरूरी नहीं कि हम अपने जिला मुख्यालय में ही जाएं, हम दूसरे जिला मुख्यालय में भी जाएंगे, लेकिन हमें कंफर्म होना चाहिए कि वहां जाएं तो हम मेगा सूची में हैं। और आप अगर मेगा सूची में नहीं है, कहीं बहुत मतलब पीछे है, तो कहीं दूसरे जिला में देखिए, तीसरे जिला में देखिए, लेकिन आपको कंफर्म होना है। क्योंकि आप मान लीजिए कि एक सीट है जहाँ 600 लड़के हैं, 700 लड़के हैं, तो जाहिर है कि वहां नहीं होगा, जाहिर है कि नहीं होगा। तो ऐसे अपने आप को मेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी जिला में आप ऊपर होंगे, तो वहीं जाए। आप दूरी पर मत जाए कि हम वहां कैसे जाएंगे, वहां बहुत दूर है, कैसे नौकरी करेंगे। आप कहीं भी जाकर के ज्वाइनिंग कर लीजिए। और हमें लगता है कि 2 साल नौकरी करने के बाद सरकार इस पर ध्यान देगी और इसको फिर जो है वो ऐच्छिक तबादला के तहत वो आप अपने होम टाउन में आ जाएंगे या होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज है कि डॉक्यूमेंट की पूरी तैयारी होनी चाहिए। मैं बार बार आज साल भर पहले से भी आपके चैनल के द्वारा भी मैंने कई बार बताया हूँ कि डॉक्यूमेंट के जो है आप फोटोकॉपी का 2 सेट बनाएं और दोनों सेट में उसका प्राप्ति रसीद को सबसे ऊपर रखें। और एक तो जो नियोजन प्रपत्र, हम देखे काफी अभ्यर्थी भर रहे थे, अप्लाई करे, एक नियोजन प्रपत्र है जिसमें नियोजन का नाम है, नियोजन में क्रमिक जो मेगा सूची में क्रमांक है या रसीद संख्या है, उस लिखा हुआ नाम है, पिता है, उस तरह के जो उसको अप्लाई कर दीजिए। और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसमें लिखा हुआ है
ठीक है। तो उससे अच्छा, क्या होता है काउंसलिंग काउंसलिंग का जो एक प्रपत्र आया है, प्रपत्र आया है, तो उसको भी आप भर सकते हैं, उसको भी अप्लाई। लेकिन सबसे पहले ऊपर में प्रपत्र लगाए, प्रपत्र के ऊपर में आपको प्राप्ति रसीद जो संख्या उसका फोटोकॉपी लगा दें। अच्छा, एक चीज और सर, मान लीजिए किसी का प्राप्ति रसीद खो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां जाएं, आप अपना केवल मेगा सूची में क्रमांक दोनों देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप वहां जाकर बोलेंगे कि मेरा मेगा सूची में क्रमांक कितना है और प्राप्ति रसीद संख्या इतना है, बस वो आपको वहां पर मिल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि उस नहीं रहेगा किन्हीं के पास तो उसके कारण वहां नियोजन इकाई से उसको मतलब काउंसलिंग नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां जा करके बोलेंगे कि मेरा ये क्रमांक है मेगा सूची का और प्राप्ति रसीद का इतना क्रमांक है, सर इसको देख लीजिए, मेरा नाम है, ये डॉक्यूमेंट है, आप चेक कर लीजिए। तो वहां पर सुधार हो जा रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा। तो इस तरह के आप डॉक्यूमेंट की पूरी तैयारी करिए, 2 सेट में बनाइए और दोनों सेट में आप स्व भी प्रमाणित करके या सेल्फ अटेस्टेड करके नीचे साइन करें, ठीक है। और उसके बाद ऊपर वाले में प्रपत्र भर दीजिए, नियोजन प्रपत्र में जो भी चीजें मांग रहा है भर दीजिए, ऊपर में रसीद प्राप्ति रसीद को लगा दीजिए फोटोकॉपी, और एक फाइल बनाइए, फाइल में रखिए। और उसके बाद आप एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो ले जा रहे हैं उसके लिए अलग फाइल बनाइए। जो डॉक्यूमेंट आपने फोटोकॉपी कराया उस सारा डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल भी आपके साथ रखिए और प्राप्ति रसीद का जो ओरिजिनल है उसमें रखिए। उससे क्या होगा कि फाइल बनाइए, अच्छे फाइल ले लीजिए ताकि उसमें कहीं आपकी सर्टिफिकेट को कोई नुकसान नहीं हो। अगर मान लीजिए कि काउंसलिंग भी हो जाता है तो जमा कर लेता है तो कहीं ना कहीं नुकसान नहीं हो। तो इस तरह के काम आप लोग करें। और सबसे पहली बात है कि देखिए धैर्य एक बहुत बड़ी चीज होती है। घबरा जाइएगा तो वहां हंगामा करिएगा तो अपना नुकसान होगा। आप अपना श्योर कर लीजिए कि आप कहाँ पर मेघांक में हैं। अगर जहाँ पर आप पीछे हैं, काफी पीछे हैं, वहां मत जाइए, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको लग रहा है कि 100 के अंदर में है, 200 के अंदर में है, तो इस तरह का, या 50 है, 10 है, 20 है, 30 है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं चांस बनेगा। लेकिन आप ज्यादा पीछे है, 500 है, 600 है, तो जाहिर है कि वहाँ आपसे पहले वाले जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैंडिडेट मिल जाएगा। आज देखिए वहां पर कम से कम भीड़ थी 3000 से भीड़ कम नहीं होगा। और उसमें हमने देखा कि 125 तक बुलाते बुलाते करीब 10 गो सीट था, 10 गो सीट में 8 गो सीट भर गया और SC ST का सीट लास्ट में पुकार रहा था, नहीं भर पाया या क्या हुआ तो हम तो चले आए थे, तो कहीं ना कहीं वो खाली रह गया। तो इस तरह से हम लोग काम करें और धैर्य बनाकर काम करें। सरकार अगर कोई व्यवस्था बनाई है तो उसमें आप लोग सहयोग करें। और सरकार से भी हम निवेदन करेंगे कि हमारे जो भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो भाई बहन है, उनकी जो समस्या है उन समस्या को संज्ञान में लें। ऐसा इसको मत बनाइए कि हमने सर्कुलर बना दिया उसका अनुपालन करिए, ये कोई जरूरी नहीं है। जब प्रैक्टिकल में जब आता है व्यक्ति तो उसमें बहुत सी चीजों को सुधार करना पड़ता है। जैसे आपने एक उदाहरण में दे रहा हूँ कि ये जो आय प्रमाण पत्र की जो इन्होंने चर्चा कर दी, फिर इसमें सुधि पत्र बनाया और सुधि पत्र के बाद लेटर जारी हुआ कि नहीं आप जो क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र होता है उसको आप दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समस्या आएगी उसको समाधान सरकार को, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय को करना चाहिए। हमें लगता है और उन्होंने बाद में भी बोला है कि ये बना लेना चाहिए आपको, ये जरूरी है, और इस समय हम छूट दिए हुए हैं लेकिन बाद में लिया जाएगा, ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गया, अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट घर पर छूट गया या कोई डॉक्यूमेंट वो नहीं ला पाया, तो उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि वो चयनित अभ्यर्थी को आप हटा दीजिए कि नहीं ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, उसके लिए कुछ समय दीजिए, वो ला करके दे देगा। नौकरी सबको प्यारा है, अब नौकरी के लिए वो बेचारा इतना पर्याप्त इतना दिन इंतजार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सारे डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं हो, या भी हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट गलती से भी छूट जाएगा। तो उसके चलते अगर आप उसको हटा देंगे चयनित अभ्यर्थी को, या अगर मान लीजिए कि कोई चयनित अभ्यर्थी का सर्टिफिकेट ही फॉल्स है, आप उस पर जो कार्रवाई करना चाहते हैं करें, उसको जेल भेजना चाहते हैं, सर्टिफिकेट कैंसिल करना चाहते हैं, आप करें, वो जरूरी है क्योंकि वो पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई चयनित अभ्यर्थी है जिसका डॉक्यूमेंट सब सही है और कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है, तो उसको बाद में कुछ समय दे करके मंगवा सकते हैं, वो ला करके दे सकता है। ये सारी सुविधा होनी चाहिए। और सर जो रिक्ति है, जो बच जा रहा है सीट, जैसे ST SC का 2011 से चल रहा है सर, ये अगर होते अभ्यर्थी तो भर गया होता, हम ST SC पे ही नहीं कर रहे, जो भी सीट बच जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें आवेदन नहीं आए होंगे, या उर्दू सब्जेक्ट हुआ, उर्दू सब्जेक्ट नहीं, उर्दू में इसमें सरकार के हम तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप
नगर नगर निकाय के अंतर्गत जैसे पटना जिला में जो कल जो काउंसलिंग हुई है उसमें 9 उर्दू का जो पद था वो खाली रह गया और उसमें कोई आवेदन ही नहीं आया। अब आप बताइए, मैं तो सीधा सीधा सवाल सरकार से करना चाह रहा हूँ, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से, कि आज की जो बेरोजगारी का आलम है उसमें कैसे नहीं कोई आवेदन डाला? यानी कहीं ना कहीं आपकी नियोजन इकाई की गलती है, उसकी सूचना आपने नहीं लिख करके दिया हो या सूचना पट पर नहीं लिखा हो कि हाँ उर्दू का भी पद खाली है। ऐसा तो नहीं कि पटना राजधानी में आवेदन नहीं पड़ेगा, ये हो सकता है क्या? आप काउंसलिंग कराने के लिए एक सेंटर पर 4,000 से 5,000 लड़के आ रहे हैं और ये हो सकता है कि आवेदन नहीं डालेगा। यानी हमको लगता है कि नियोजन इकाई जो इनका है, ये नियोजन इकाई की लापरवाही है, ये सूचना नहीं दिए होंगे। ये 9 को जो उर्दू का जो खाली हुआ है, पद खाली हुआ है, इसमें अगर उन्होंने सूचना पट पर दे दिया रहता है कि उर्दू का इतना पद खाली है, वहां आवेदन क्यों नहीं गिरता? एक भी आवेदन नहीं गिरा, क्यों नहीं गिरा भाई? आपने सूचना नहीं दिया, आपने उसकी रिक्ति को आपने छिपा करके रख लिया। ये बहुत जगह का हुआ है, ये वहीं के नहीं, आप देखिएगा पूरे बिहार में बहुत सी रिक्ति को छिपाएगा। बहुत से ब्लॉक में है कि रिक्ति कुछ और है, अभी कुछ और आ रहा है सामने। ये लोग पैसा दे दे करके और वहां से जो है रिक्ति को पैसा पर खरीद के लोग रिक्ति लाता है, पैसा पर भन जाता है, लोग ये काम करता है। लोग बहुत जगह सर नियोजन इकाई इनका, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से कि आपका नियोजन इकाई जो है, जिसने मेगा सूची बनाया है, आप कहेंगे तो मैं प्रूफ ला करके दे दूंगा। एकदम बहुत ही लापरवाही से काम किया है नियोजन इकाई वाले, जो मेगा सूची का बनाने वाले हैं लोग। किसी का जो है वो परसेंटेज छोड़ दिया, किसी का जो है वेटेज नंबर नहीं जोड़ा है, किसी का जो है 1500 पर जोड़ा है, किसी का 800 पर बीए में जोड़ दिया है। ये क्या तरीका है भाई? आप नियोजन इकाई में जो मेगा सूची का जो निर्माण आप लोगों ने किया है, अभी देखिए मैं सहार की मैं बात कर रहा हूँ, भोजपुर जिला में सहार प्रखंड की मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। वहां पर जो उन लोगों ने लिख करके दिया है वो कौन सा भाषा में दिया है? इंग्लिश में दिया है कि उर्दू में दिया है कि पाकिस्तानी भाषा में? कौन सा भाषा में उन लोगों ने दिया है? आप उसको देखिए, उसको निकाल करके आप पढ़े तो रंजीत सर की उसमें क्या लिखा हुआ। ये क्या तरीका है? मजाक बना करके रखे हो तुम लोग। लेकिन सर हेल्प सेंटर काउंटर वहां बना हुआ है सर। हेल्प सेंटर काउंटर सर किसका इस समय मेगा सूची बनाएगा? हेल्प सेंटर काउंटर अच्छा भोजपुर में तो हो भी नहीं रहा है सर। दूसरा चीज, इस समय जो है उनको अगर हम कॉल करके बोले कि अभी हम नियोजन में आए हुए हैं काउंसलिंग कराने के लिए, आप सुधार कर दीजिए। अरे भैया सुधार 1-2 लड़का का ना होगा, पूरा जो लिस्ट का ही सुधार हो जाएगा। लेकिन भोजपुर में सर तो अभी हो भी नहीं रहा है सर। अरे भोजपुर में हो नहीं रहा है, जिस दिन होगा भी वही उसी पर होगा। हम आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे बिना कहे सुने वाला बात पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद ही देखा हूँ अपनी आंख से। लेकिन बनाना चाहिए, मेरिट बना देना चाहिए। मेरिट बनाया ही नहीं है, औपबंदी को ही जारी कर दिया। अब बहुत जो है नियोजन इकाई में मैंने देखा कि जो आवेदन लिया है उस रजिस्टर का फोटोकॉपी ही लगा करके वहां पर भेज दिया है, अपलोड कर दिया है। वही हुआ सहार में, हाथ से लिखा हुआ हम देखें कि उसको अपलोड कर दिया गया। तो इस तरह का काम नियोजन इकाई के लापरवाही कारण 1 नंबर से अगर कोई बच्चा का लाइफ चला जाएगा, नौकरी नहीं मिली, इसका जिम्मेवार कौन होगा? और इनका नियोजन इकाई कोई बात मानता ही नहीं है इनका। मैं एकदम बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है, मैं स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। इनके नियोजन इकाई इनका बात नहीं मानता है। कितने प्रयास किए हैं लेकिन ये लोग अपने सुर में वो लोग काम कर रहा है। और मुझे बहुत ही नियोजन इकाई से सख्त, मेरा ही कई जगह बिहार शरीफ में देखिए लिख दिया है कि मैट्रिक में आपका सर्टिफिकेट नहीं जमा है। मैं दुनिया को समझाता हूँ, मैं मिस्टेक करूंगा? बताइए। मैं जाके देखिए बिहार शरीफ में 68 में 14 नंबर में है, रिमार्क्स में लिख दिया है कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट जमा नहीं है। ये हो सकता है क्या? ऐसा नहीं ना है सर कि आप 14 नंबर पे थे, हो सकता है उतना सीट हो। वही सीट नहीं सर, वो 14 नंबर जान रहा है कि लड़का का निश्चित हो जाएगा, इसलिए वहां पर रिमार्क्स करके हटा दिया है। आप देखिए बिहार शरीफ का जो निकाल करके देखिए रंजीत सर, क्या वहां जब मेरे साथ उस तरह का बर्ताव किया जा रहा है तो और लोगों के साथ क्या किया जा रहा होगा? मैं खुद देखा हूं उसका। तो इस तरह का काम नियोजन इकाई का जो काम हुआ है उससे संतुष्टि नहीं है। हम ये कहेंगे कि पिछले बार की अपेक्षा पारदर्शी ढंग से काम हो रहा है, ये चीज हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ सुधार कर देंगे तो और भी अच्छा होगा। चलिए अच्छी बात है कि फिलहाल हम सभी अभ्यर्थी से कहेंगे कि एक तो अपना डॉक्यूमेंट लेके जाएं, फोटो पहचान पत्र जिसमें आपका स्पष्ट रूप से फोटो हो।
इसके बाद एक काउंसलिंग का प्रपत्र चल रहा है, जो प्राप्ति रसीद भी उसमें प्राप्त होता है, नहीं सर? वो नहीं दे रहे हैं सर। ये जो काउंसलिंग का जो प्रपत्र है सर ना, उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है, उसको फिलअप करना पड़ता है। और प्राप्ति रसीद जो आपको मिला उसके ऊपर लगा दीजिए। और फोटो 2 चाहिए, 2 फोटो चाहिए, फोटो भी 2 फोटो उसमें संलग्न कर दीजिए। तो ये वो सारा चीज भरिए और स्वाभी प्रमाणित करके और सारा डॉक्यूमेंट को फाइल में करके बजाते ढंग से। अभी नहीं कि झोला में दे दीजिए, पॉलिथीन में दे दीजिए, ये सब सीखिए। अब आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो ये सब थोड़ा सा ढंग से कागज को अरेंज करके दीजिए, ताकि उनको लगे कि नए अभ्यर्थी जो है वो सजग है, काम करने वाला है। ठीक है, तो फिर से आपको बता देते हैं कि एक तो काउंसलिंग का प्रपत्र हो गया है, वो आपको नहीं मिला होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। इसके अतिरिक्त 2 फोटोज लेना है, एक आईडी प्रूफ लेना है, जैसे आधार कार्ड और वोटर आईडी, और आपका जिसमें भी आपका फोटो हो, नहीं सर, जिसमें भी फोटो और एड्रेस वगैरह। आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और पैन कार्ड भी है उसमें। पैन कार्ड है, हाँ, पैन कार्ड भी दे सकते हैं। हाँ, तो 3 चीज है ये, इसको देख लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त आपको मतलब स्वाभिप्रमाणित करना है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट होता है ना फोटोकॉपी, उस पे नीचे में आपका सिग्नेचर रहता है, स्वाभिप्रमाणित करके सिग्नेचर सारे पेज पे जितना ही फोटोकॉपी होगा 100 रुपए सब पे। तो ये 2 होगा, यानी एक पूरा कॉपी फिर दूसरा एक पूरा कॉपी, यानी ये 2 हो गया, और एक ओरिजिनल हो जाएगा, तो 3 कॉपी हो गया, एक ओरिजिनल फिर 2 फोटोकॉपी। तो ये सारी चीज लेके आप जाइएगा, फोल्डर में सारा रख लीजिएगा, अच्छे से रख लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। तो मुझे नहीं लगता इसके अतिरिक्त और कुछ भी चाहिए, नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो भी सर्टिफिकेट अरेंज करेंगे तो उसका एक तरीका होता है, ताकि जो नियोजन इकाई जब भी आपका जो डॉक्यूमेंट निकाल करके देखे तो उसको लगे कि ना स्टूडेंट में ये सोच है और ये अध्यापक का सारा गुण उसके है। आपका जो डॉक्यूमेंट देखते ही वो समझ जाएगा। तरीका भी बताइए। आपके आधा जो मेरिट और डिमेरिट डॉक्यूमेंट का अरेंज पर होता है। आप सबसे पहले मैट्रिक, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो प्राप्ति रसीद है या जो नियोजन जो काउंसलिंग जो प्रपत्र है उसको भरिए। उसके बाद मैट्रिक का जो है दोनों मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फिर बीए का तीनों ईयर का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फिर बीएड का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसके बाद जो आपने पास किया है जैसे बीटेड सीटेड उसका लगाइए। उसके बाद में आप आरक्षण से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो ओबीसी हो, जाति हो, आवासीय हो या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हो, उसको लगाइए। उसके बाद में उसको लगाने के बाद आप फिर आधार कार्ड का फोटो लगाइए वहां पर। ठीक है, इस तरह से अरेंज कीजिए ताकि सीरियल बाय सीरियल जब देखते जाए तो अब ऐसा नहीं कि बीएड का पहले ही लगा दीजिए और मैट्रिक का इंटर गायब कर दीजिए। ऐसा नहीं कीजिए। आप मैट्रिक जैसे मैट्रिक देखे, इंटर देखे, उसके बाद बीए देखेगा, बीएड देखेगा, फिर आपका जो प्रमाण पत्र जो पास किए बीटेड से वो देखेगा, फिर आपका आरक्षण देखेगा, आरक्षण के बाद फिर आपको आधार कार्ड जो है लगाए उसको देखेगा। और सब में सेल्फ अटेस्टेड या स्व प्रमाणित लिखिए और उसको साइन करके बजाते ढंग से सरियाइए। अब ये नहीं कि उसमें जो फोटोकॉपी कराते हैं तो कोई सीधे सीधे सरिया देता नहीं, उसको ऐसा देखने में लगे कि जब भी आपका जब पलटने लगेगा तो इधर से उधर नहीं घुमाना पड़े, उसको सीधा सीधी देखते रहे वो। तो ये सब चीज सीखिए आप लोग, इस बात को समझिए, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को बीए को पहले लगा दिया, बीएड को कन्हू लगा दिया। नहीं, सीरियल नंबर से लगाइए, अरेंज कीजिए। वो तो आपको देखेगा तो कहेगा कि नहीं इसमें गुण है इस विद्यार्थी में। यही सब काउंसलिंग में यही सब चीज देखा जाता है। और दूसरा चीज ये भी बता दें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे कुछ मत कीजिएगा, सिग्नेचर वगैरह। ओरिजिनल पर नहीं करना। ओरिजिनल जितना फोटोकॉपी लगा रहे हैं उसका ओरिजिनल एक अलग फोल्डर बना लीजिए, उसमें ओरिजिनल रिसिप्ट भी रखिएगा। जो ओरिजिनल आपको रिसिप्ट है वो उसमें रखिएगा, आधार कार्ड रखिएगा सब ओरिजिनल, या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जो भी होगा, सारा डॉक्यूमेंट एकेडमिक, प्रशिक्षित और आरक्षण से संबंधित सारा उसी तरह से अरेंज करेंगे जिस तरह से फोटोकॉपी में अरेंज किए हुए हैं, ताकि वो नीचे से ऊपर से देखते रहेगा तो एकदम उसको सुविधा नहीं हो, इसको उलट के देखे, उधर से घुमा के देखे, नहीं सीधा सीधे सब देखेगा। ये सब चीज अच्छा लगता है। कोई भी काउंसलिंग करेगा तो नहीं, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो गुण है और उससे खुश होगा वो नियोजन इकाई वाला जो काउंसलिंग करेगा। तो ये सारे चीज जो आप सुनना चाहते थे सारे स्पष्ट तरीके से समझ गए होंगे। ओरिजिनल होता है वो अच्छे से, मतलब एकदम जैसे भी आपने रखा है प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा के वैसे ही रखिएगा अच्छे से।
और फोटोकॉपी पे ही सिग्नेचर करना है, फोटोकॉपी पे अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा 2 कॉपी, वो भी अलग फोल्डर में कर सकते हैं, फोटो वगैरह लगा लीजिएगा, 2 फोटो चाहिए। अब इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता और कोई प्रश्न हो। इसके साथ ही सर एक सजेशन मैं भी देना चाहूंगा कि जो भी सर रिक्ति है, जो बच जा रहे हैं, जैसे किसी महिला का बच जाए किसी कैटेगरी में, ST SC बच जाए, तो मुझे लगता है कि वो सर मतलब वो उस पे भी बहाली हो जाना चाहिए, उसको जनरल वगैरह करके चाहिए, जो भी करना चाहिए। मान लीजिए कब तक रिक्ति रहेगा सर वो? देखिए सर, कुछ आज के डेट में सर, मैं जब नियोजन इकाई में गया था तो बहुत तरह के प्रश्न में मुझसे खुद किया गया। जैसे हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं और क्योंकि लोगों का मुझ पर विश्वास है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। कितने लोगों का प्यार और स्नेह मुझे मिलता है, मैं गदगद हो जाता हूँ और मैं बहुत चीजों को वॉच करता हूँ सर। कहीं भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ ये दिक्कतें हो रही। एक चीज उसमें सर जो विद्यार्थियों की तरफ से जो आ रहा है बार बार, कि उसमें ये चीज कह रहा है कि ये उनका कहना है, क्या बोल रहे थे उसमें, क्या भी बोल रहे थे इसके पहले? विद्यार्थियों का कुछ कहना था सर। हाँ ना क्या, और इसके पहले कुछ बोलते ना, भूल गए। देखिए अभी बात करते हैं। हाँ ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया सर। जो कैटेगरी वाइज जो सरकार ने किया है, ठीक है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं सबके पक्षधर हूँ, मैं जानता हूँ सबको नौकरी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सरकार ने गलत किया है। जैसे मेरा ये कहना है कि मैं महिलाओं को काफी सम्मान करता हूँ और आपको पता होगा कि मैं उनके लिए भी बहुत चीजों को सोचता हूँ कि उनकी भलाई होनी चाहिए, उनकी भी नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी घर परिवार, अपने हस्बैंड, परिवार, बाल बच्चे छोड़कर और काफी मेहनत लोग किया है और उनको भी हक है। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे आपने ये कहा कि SC ST को जनरल कर दिया, ये कैटेगरी वाइज जो दिया गया है, जो कैटेगरी वाइज सीट को जो बांटा गया है, अब इसमें बहुत से पद खाली रह जाएंगे, ये हमको लग रहा है। क्योंकि इसमें अब जैसे मान लीजिए कि BC मेल का सीट है, BC सीट है, BC को मेल मत कहिए, BC का कहिए, तो BC का सीट है तो उस पर BCF महिला जा रही है, ठीक है, BCF महिला जाएंगी, लेकिन BC महिला पर नहीं जा सकते हैं, ये नियम है। आप जान रहे हैं कि 50% उनका आरक्षण है, 50% उनका आरक्षण है, कि सरकार ने कहा कि 100 सीट रहेगा तो 50 सीट महिलाओं को, 50 सीट पुरुष को, ठीक है। तो 50 सीट पुरुष में भिन्न भिन्न कैटेगरीज है, उसमें जनरल है, OBC है, SC है, ST है, EBC है, बहुत तरह के EWS है, भिन्न भिन्न। उसमें 50% महिला में भी इस तरह का बहुत सा कैटेगरी है। लेकिन एक चीज सरकार को पता नहीं क्या है, नहीं हमको समझ में नहीं आज तक आया है, और सरकार का क्या कहना है। सरकार नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, हम उसको बुरा नहीं मानते हैं और हम भी महिलाओं के पक्षधर हूँ कि मैं उनको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों पर अभी अभ्यर्थी काफी उनको काफी दिक्कतें हो रही है, पुरुष जो है, क्योंकि वहां पर तो BC, मान लीजिए कि BC है सीट है, BCF महिला चली गई, तो वो तो वहां पर वो तो उस लड़का का वहां सीट नहीं मिला, वो तो महिला से भर गया, बात समझ नहीं कोशिश कीजिए। और इनका 50% आरक्षण भी है, तो 50% आरक्षण का भी वो लाभ ले रही है, और इसमें जो 50% में जो पुरुष है उस पर उस सीट पर भी जा रही है। वो केवल BC के महिला की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी कैटेगरीज है, BC महिला है तो जनरल महिला पर भी जा सकती है, EBC महिला है तो EBC मेल वाला सीट पर भी जा सकती है, ठीक है, या SC महिला है तो SC जो मेल का सीट है उस पर जा सकती है। यानी जितने कैटेगरीज के महिलाएं हैं वो पुरुष के कैटेगरी पर जा सकती हैं, लेकिन पुरुष उनके जगह पर नहीं जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि 50% में महिला का सीट खाली भी रह जाता है तो उस पर पुरुष नहीं जाएंगे। ये सरकार ने नियम बना रखी है और इसके लिए काफी चर्चा हुई है और काफी सचिवालय में भी इस विषय पर चर्चा हुई है, लेकिन सरकार को पता नहीं, उनको अपना सोच है कि नहीं हम महिलाओं को प्राथमिकता देंगे। हम चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट जो है, जो मेल स्टूडेंट है, उनको काफी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि वो हमारे पास कॉल करते हैं। आज नियोजन निकाय में भी बहुत से अभ्यर्थी आके कहने लगे कि सर मेरा यहाँ निश्चित था, लेकिन BCF महिला जो आ गई तो हमारा सीट चला गया। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को अपने स्तर से समझना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं को हक नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, महिला को भी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन किसी दूसरे का हक मान करके प्राथमिकता दी जाए, ये कहीं का उचित हमें नहीं लगता है।
सबको बराबर है, मेल को भी जरूरत है। नहीं सर, मेरे ये तो ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। एक्चुअली होता ये है कि सर मेल और फीमेल नहीं करते हैं। कुछ सीट जैसे 35%, जैसे आपने 50%, मान लीजिए 35% है, तो वो सीट रिजर्व हो जाता है महिलाओं के लिए। अब वो सीट मान लीजिए अगर जो भी परसेंटेज है वो हमने महिला को दे दिया, जो सीट बचते हैं उस पे महिला पुरुष दोनों के लिए होता है, उस पे फाइट किया जाता है, केवल मेल के लिए नहीं होता। हाँ, हमने ये कहा कि मान लीजिए कोई सीट अगर महिला का बच जाता है या किसी का सीट बच जाता है, तो वो कन्वर्ट कर देना चाहिए पुरुष में कि हाँ बच गया, तो जो जिसका होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ सर कि सरकार इसके पहले ही 2012-11 से ही कहानी चल रहा है। जो भी रिक्ति है वो मैंने फुलफिल कर दे, पूरा कंप्लीट कर दे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये फंडा है, मैं आपको बता रहा हूँ, खोल के बोल रहा हूँ। मैं, मुझे किसी से डर भय नहीं रहता है, मैं जो बात रहता है मैं बोलता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का ही फंडा है कि महिलाओं का सीट अगर खाली है तो खाली रह जाए, लेकिन पुरुष उस पर नहीं जाएंगे। बात को समझ गए आप? जो कह रहे हैं ना कि जहाँ पर अभी SC/ST का महिला नहीं मिली, आज नहीं मिली, बुखार आता है बेचारा, नीचे आकर के सबको, आप महिला हैं, आप SC/ST के हैं तो आप आइए ना, आपको ले चल रहे हैं, आपको हो जाएगा, कितना परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज का मामला छोड़ दीजिए। अब वो खोज रहा है पागल की तरह। मैं आज देखा इस बात को, भाई तो वाच किया मैंने इस बात को। अब बताइए, वहां पर कोई महिला ही नहीं था SC/ST का, तो पद खाली रह गया। और वही पद खाली हुआ जो 200 कुछ आंकड़ा बता रहे हैं, ये वही पद खाली है। तो इस पर सरकार को कुछ न कुछ तो देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए ना। इस पे संज्ञान क्यों खाली क्यों रखेंगे? इतने बेरोजगारी है इसमें, महिला नहीं है तो दूसरे कैटेगरी की महिला को ही दीजिए आप वहाँ पर। नहीं तो अगर महिला पुरुष को दे दीजिए, पुरुष को दे दीजिए, महिला मिलती है तो पुरुष को दीजिए वहाँ पर, उसी कैटेगरी के पुरुष को दे दीजिए। क्या दिक्कत है भाई? आप जो है, मेरा ये कहना है सर, जब तर्क होता है तो बहुत चीज, आप जब SST में सर, सॉरी स्टेट में सर, आप कहते हैं कि एक सोशल साइंस का टीचर 4 विषय पढ़ाए, काहे पढ़ाएगा? क्यों पढ़ाएगा 4 विषय? आप कहते हैं कि हिस्ट्री भी पढ़ा लो, ज्योग्राफी भी पढ़ा लो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लो, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा लो। अरे भाई, एक टीचर से 4 विषय पढ़वाओगे? और 4 विषय का 4 को टीचर क्यों नहीं नियुक्त करते हो? कोई भी साइंस में हो, मैथ में हो, या उर्दू में हो, लैंग्वेज में हो, तो आप जो एक ही आदमी से 4 काम करवा लो। आप चारों को क्यों नहीं एक अलग टीचर बना देते हो? हिस्ट्री जो पढ़ाएगा हिस्ट्री पढ़ाएगा, ज्योग्राफी जो ज्योग्राफी पढ़ाएगा। तो इस तरह का जो बहुत से त्रुटियां हैं सर, बहुत चर्चा का विषय है, ये लंबा चर्चा का विषय है, मैं उन सब चीजों में जाना नहीं चाह रहा हूं। बहुत लंबा वीडियो भी हो गया, लगभग 39-40 मिनट का। तो सर राजेंद्र सर जुड़े, जो डॉक्यूमेंट था वही मेन था, और भी जो आपने देखा वो सारी चीज जो आपने रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। थैंक यू सर। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।